गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। थिएटर में रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक हुई पठान। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में विरोध। फर्स्ट शो के बाद 300 स्क्रीन और बढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान बुधवार को देश भर की 5200 स्क्रीन पर रिलीज हुई। कहीं इस फिल्म को सपोर्ट मिल रहा है तो कहीं इसका विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के चलते पहला शो रद्द कर दिया गया। वहीं राजधानी भोपाल में भी पठान के खिलाफ सिनेमा हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार और यूपी में कई जगह पठान के पोस्टर फाड़े गए। इस विरोध के बावजूद फर्स्ट शो हुआ तो 300 स्क्रीन बढ़ानी पड़ी, यानी कि अब देश में यह फिल्म 5500 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। थिएटर में रिलीज के एक दिन पहले पठान ऑनलाइन लीक हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की पायरेटेड कॉपी फिल्मी जिला और फिल्मी फॉर वेब पर मिल रही है। फिल्म मेकर्स ने फैंस से सिनेमाघरों में फिल्म देखने की अपील की, साथ ही यह भी कहा कि थिएटर्स में फिल्म की वीडियोग्राफी ना करें और ना ही इसे किसी के साथ शेयर करें। दोस्तों, पठान के साथ 25 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल भी दोबारा से शुरू हुए हैं, जो कोविड के दौरान किसी वजह से बंद हो गए थे। इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और उन सभी सिंगल स्क्रीन्स को बधाई दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार को बताया बीजेपी का आदमी। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को लेकर किया यह दावा। जी हां दोस्तों, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बीजेपी का करार देकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। एबीपी नेटवर्क से मराठी चैनल एबीपी माझा को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश अंबेडकर ने यह बयान दिया। प्रकाश अंबेडकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण शरद पवार के कहने पर किया गया। प्रकाश अंबेडकर का यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यह ऐसे वक्त दिया जा रहा है जब उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने की घोषणा की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन में है और इस गठबंधन के प्रमुख शरद पवार को माना जाता है। लिहाजा ऐसे वक्त प्रकाश अंबेडकर का यह बयान महाविकास अघाड़ी में दरार तो नहीं पैदा करेगा, इस पर राजनीति हलकों में चर्चा जोरों पर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केएल राहुल वेडिंग गिफ्ट में विराट कोहली ने केएल राहुल को दी करोड़ों की कार। एमएस धोनी भी हुए मेहरबान। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार ओपनर केएल राहुल की शादी हो गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री अतिया शेट्टी के साथ शादी के बंधन में बंधे केएल राहुल अभी टीम इंडिया से ब्रेक लिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में केएल राहुल की वापसी होगी। दोस्तों, शादी के मौके पर केएल राहुल को साथी क्रिकेटर्स से कई गिफ्ट मिले, जिनमें करोड़ों की कीमत वाली गाड़ी भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विराट कोहली ने केएल राहुल को एक BMW कार गिफ्ट की है। रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 2.17 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक बाइक तोहफे में दी है। जानकारी है कि एमएस धोनी ने जो बाइक दी है उसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। महेंद्र सिंह धोनी को खुद बाइक का काफी शौक है। वह केएल राहुल की शादी में शामिल भी हुए थे। उन्होंने केएल राहुल को कवासाकी निंजा बाइक गिफ्ट की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जामिया में बवाल के बाद टली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हंगामा। जी हां दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विवाद अब बढ़ता दिख रहा है। यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के बाद छात्र विरोध कर रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का मामला अब दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब तक जा पहुंचा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग शुरू कर दी, मगर हाफ टाइम के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे रोक दिया। जामिया में फिलहाल डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग टल गई है। एसएफआई का कहना है कि जब तक हिरासत में लिए गए छात्र रिहा नहीं किए जाते तब तक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसएफआई के 7 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले जेएनयू में भी हंगामा हो गया था। कल रात जेएनयू की लाइट काट दी गई और वहां का इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर भी बीबीसी द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री मोदी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सूर्य कुमार यादव को मिला दमदार परफॉर्मेंस का तोहफा। आईसीसी ने चुना मैच T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए कई मैचों में तूफानी प्रदर्शन किया। सूर्या ने साल 2022 में काफी प्रभावित किया। उन्होंने पिछले साल T20 इंटरनेशनल मैचों में 1164 रन बनाए। दोस्तों, सूर्या को दमदार परफॉर्मेंस का
आईसीसी ने खासा इनाम दिया है। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने साल 2022 के लिए मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना है। सूर्या को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्वीट कर खास अंदाज में बधाई भी दी। सूर्या ने साल 2022 में रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग की। उन्होंने 1000 से ज्यादा टी20 रन बनाए। वे एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा टी20 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 31 मैचों में 1164 रन बनाए। इस दौरान सूर्या का स्ट्राइक रेट 187 रहा। दोस्तों, अहम बात यह है कि उन्होंने 2022 में 68 छक्के जड़े। यह भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। सूर्या को इस खास प्रदर्शन की वजह से आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। आईसीसी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रोटी हुई महंगी, आटा एक साल में 40% महंगा। गेहूं का सरकारी स्टॉक जारी न होने पर और बढ़ सकते हैं भाव। जी हां दोस्तों, आटा खुले में 38 से 40 रुपए और ब्रांडेड पैक में 45 से 55 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जनवरी 2022 में जो भाव थे उनके मुकाबले ये 40% से भी ज्यादा है। कमोडिटी विश्लेषकों का कहना है कि सरकार यदि स्टॉक का गेहूं खुले बाजार में जारी नहीं करती है तो आटे के भाव में और तेजी आ सकती है। निर्यात पर पाबंदी के बावजूद जनवरी में गेहूं के भाव 7 से 10% बढ़े हैं। दरअसल दोस्तों, देश में बीते कुछ समय से गेहूं के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके बावजूद भी गेहूं 7 से 10% तक महंगा हो गया है। चालू सीजन के लिए सरकार का न्यूनतम खरीद मूल्य यानी कि एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन मंगलवार को इंदौर में गेहूं के भाव 3100 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। दिल्ली में गेहूं 3150 रुपए बिका, जबकि देश के कई हिस्सों में ये 3200 रुपए के ऊपर निकल गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नागपुर पुलिस के क्लीन चिट पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हनुमान चालीसा का प्रचार करना अंधविश्वास नहीं। जी हां दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। नागपुर पुलिस ने इस मामले में जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि वीडियो में देखने पर स्पष्ट हुआ है कि वीडियो में धर्म के प्रचार से जुड़ी सामग्री है। इसमें अंधश्रद्धा जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। बागेश्वर धाम में अपनी गद्दी पर बैठे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हनुमान चालीसा का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो सभी हनुमान भक्तों को जेल जाना चाहिए। कानून पर मुझे भरोसा था और सच की जीत हुई। वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। तभी भारत विश्व गुरु बनेगा और तभी सामाजिक समरसत्ता होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर पिछले साल आरपीजी हमला करने वाला हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पिछला साल माहौली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हुए ग्रेनेड हमले में मुख्य शूटर रहे शख्स को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। हरियाणा के झज्जर जिले के सूरजपुर के निवासी दीपक रंगा को बुधवार सुबह गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दीपक पिछले साल मई में माहौली में खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट संचालित ग्रेनेड यानी कि आरपीजी हमले के बाद से फरार चल रहा था। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि दीपक रंगा कनाडा स्थित गैंगस्टर से आतंकी बने लखविंदर सिंह संधू और पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से आतंकी बने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा का करीबी है। मई के आरपीजी हमले के अलावा वह हत्याओं सहित अन्य कई हिंसक आतंकी गतिविधियों और अपराधों में भी शामिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन में कोरोना से हाहाकार, 7 दिनों में 13,000 लोगों की हो गई है मौत। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और महज 7 दिनों के अंदर अंदर करीब 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस से हो गई है। चीन के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक बड़े अधिकारी के अनुसार 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच चीन के अलग अलग अस्पतालों में करीब 13,000 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि दोस्तों, चीन अपने ऑफिशियल आंकड़े जारी करना बंद कर चुका है। चीन में कोरोना इतना ज्यादा फैल चुका है कि इसकी चपेट में आबादी का एक बड़ा हिस्सा आ चुका है। चीन ने एक सप्ताह पहले ही कहा था कि 12 जनवरी तक कोरोना की वजह से 60,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद अब इस आंकड़े में और इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में चीनी एलईडी लाइट्स के जरिए जासूसी, लैपटॉप, फ्रिज जैसे घरेलू सामान से भी जानकारी हासिल कर रहा चीन। इनमें माइक्रोचिप लगी है। जी हां दोस्तों, चीन का जासूसी नेटवर्क दुनिया में इतना फैल चुका है कि वह ब्रिटेन जैसे देशों के करोड़ों लोगों की निजी जानकारियां
चुटकी में हासिल कर सकता है। इसके लिए उसने जासूस नहीं रखे हैं, बल्कि फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल फोन या मिक्सर ग्राइंडर जैसे घरेलू सामान ही काफी है। ब्रिटिश सरकार ने एक लंबी जांच के बाद बताया कि घर घर में इस्तेमाल हो रहे चीनी सामान में माइक्रोचिप लगी है, जिसके जरिए चीन निजी जानकारी हासिल करता रहता है। यही नहीं, कारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स जो चीन से बनकर आते हैं उनमें भी जासूसी चिप लगी है। ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्रियों और नागरिकों को सतर्क किया है कि आपके घर में लगा एलईडी बल्ब भी चीन का जासूसी उपकरण हो सकता है। इसलिए यह मामला सिर्फ निजता का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का है। दोस्तों, ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटीज ने चीन की कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी से संबंधित समझौते किए हैं। ब्रिटिश सरकार को अब लगने लगा है कि ये चीनी कंपनियां ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज से रिसर्च से जुड़ी जानकारियां चोरी कर रही हैं। इनमें ज्यादातर वे कंपनियां भी हैं जिन पर अफ्रीकी देशों में जासूसी के आरोप लग चुके हैं। कुछ कंपनियां जो बैन हो चुकी थी नए नामों से चल रही है।